गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसजीबी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोफेसर गणेश खड़से आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास, भारत के इतिहास को जानने की इस कहानी में हमने यहाँ पर देखा है कि हड़प्पन पीरियड के बाद में यहाँ पर वैदिक पीरियड का जो कार्यकाल है वो शुरू होता है। वैदिक पीरियड में दो पार्ट्स थे, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड की कहानी क्या थी, कैसा था वो समाज, क्या थी उनकी राजतंत्र की व्यवस्था, कैसा धर्म था, कैसा उनका पॉलिटिकल सिस्टम था, ये सब हमने समझ लिया। लेटर वैदिक पीरियड में भी हमने उनकी इकोनॉमी में लोहे की क्रांति की वजह से जो बदलाव आया उसको भी नोटिस किया, और वो इकोनॉमिकल एंगल और पॉलिटिकल एंगल दोनों हमने समझ लिए। अब लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि लोहे की वजह से ये समाज जो है गंगा यमुना के एरिया में स्टेबल हो गया। अब ये भटकने वाला समाज नहीं है, इसको अपनी एक फिक्स ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी मिल गई, पहचान मिल गई कि ये इस एरिया के लोग हैं। और मिथिला और साथ ही साथ हस्तिनापुर, विदेह, इस प्रकार की अलग अलग साइट्स जो है, अलग अलग जगह पर ये लोग यहाँ पर स्टेबल हो गए। अब सर, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था दोस्तों वो था सोसाइटी का, कि लेटर वैदिक पीरियड में ये समाज की समाज व्यवस्था कैसी है ये हम समझेंगे। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अर्ली वैदिक पीरियड में समाज व्यवस्था क्या थी इनकी। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि समाज जो है वो सिंप्लेक्स सोसाइटी है। आर्या, उसके बाद दासाज और अनार्या। आर्यन और दासाज इनका ओरिजिन सेम था, सेम घर से बिलोंग करते थे। और दासाज या फिर दस्यु या फिर उनको डकैट्स कहा गया है, ये बिल्कुल भिन्न है आर्य लोगों से। तो दो ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं, और वो विभाजन किस प्रकार से, भाषा, व्यवसाय, रंग, नाक का शेप, इसके आधार पर वो किस प्रकार के भेदभाव करते वो भी मैंने आपको बताया। अब लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी जो है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल है मैं आऊंगा, उसकी भी चर्चा करूंगा। इन 10 मंडल में जो आखिरी वाला मंडल है, 10वां मंडल, जिसका नाम है पुरुष सूक्त। क्या नाम है? पुरुष सूक्त। इस 10वें मंडल में आपको दो चीजें देखने को मिलती है। क्या? तो इस यूनिवर्स की निर्मिति कैसे हुई है वो वहां पर चर्चा की गई है, और साथ ही साथ लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में भी आपको यहां पर जानकारी मिलती है। तो 4 वर्णों का उल्लेख आपके पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है। अब सर, वो 4 वर्ण कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मुझे गारंटी आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुने होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण। और ये आप किस प्रकार का काम करते हो इसके आधार पर ये, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने क्या काम करना चाहिए, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उस आधार पर आपका ये वर्ण डिसाइड होगा। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ब्राह्मण का काम है नॉलेज देना, समाज को ज्ञान देना। क्षत्रिय, समाज की सुरक्षा करना। वैश्य, व्यापार, मतलब मर्चेंट क्लास, व्यापार और व्यवसाय करना, ट्रेडर क्लास और मर्चेंट क्लास। और शूद्र मतलब क्या है? तो सेवा, सर्विस देना। नॉलेज, डिफेंस, मर्चेंट एंड सर्विस, ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के काम रिस्पेक्टिवली। ये जो 4 वर्ण है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें एक बड़ी मनगढ़ंत कहानी बताई गई है कि ब्रह्मा जी के सिर से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के आर्म से क्षत्रियों का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी की थाइस से वैश्यों का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। अब क्या ये कहानी आपको पसंद आती है? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई तार्किक बात नहीं है ये। तो ये तर्क, जिसमें तर्क नहीं उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, वो कहानी के बारे में हमें पढ़ना भी नहीं। तर्क क्या है? तो जरा इस समाज के चित्र को याद रखो, क्या है? तो ये ऐसा समाज जो कि पहले भटक रहा था, जिनके लिए कृषि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब ये सारा समाज जो है ये कृषि की तरफ अभी बढ़ने लग गया। अब ये कृषि को महत्व दे रहा है। अब सर, कृषि, खेती, ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको कई सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोगों की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने सामान्यता से देखा होगा कि आपके गांव की तरफ भी जब किसान खेती करता है तो उसके खेती को नुकसान पहुंचाने वाली कई सारे जो एग्जाम्पल्स है उसके सामने खड़े होते हैं, कि जैसे जंगली जानवर खेत में घुस गए। आपने देखा होगा कि डियर्स, बहुत सारी डियर्स जो है एक साथ अगर वो बीज बोया है जमीन में तो वो निकाल के उसको खा जाती है।
तो उससे भी नुकसान होता है। बंदर जो है वो कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। तो गांव की तरफ आपने देखा होगा कि कृषि करते करते किसान को कितनी सारी कृषि की रक्षा के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो सर, कृषि करने के लिए आपको कृषि की रक्षा भी करना आवश्यक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसीलिए रक्षा करने के लिए एक सेपरेट क्लास को यहां पर बताया गया, वो है क्षत्रिय। अब सर, कृषि से जो सामान निकलेगा, उत्पादन निकलेगा, उस उत्पादन से पैसा आपको बनाना है, तैयार करना है, तो उस सामान को बेचना पड़ेगा, मार्केट्स में सेल करना पड़ेगा। तो उसके लिए वैश्य नाम का एक मर्चेंट क्लास सामने आता है। अब सर, ये जो कृषि है ना, इसमें श्रम लगते हैं, लेबर लगता है। अब ये लेबर प्रोवाइड करने के लिए भी किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा, और वो कौन सी क्लास है? तो वो शूद्र क्लास है। इनकी भी जरूरत है, इनकी भी जरूरत है, और इनकी भी जरूरत है। फिर सर ठीक है, ये तीन ठीक है, लेकिन ब्राह्मण की क्या जरूरत है? तो देखो, ये भारतीय समाज है और बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से इसने समाज की संरचना को मेंटेन रखा है। बहुत अद्भुत समाज है सर, बहुत अद्भुत। जब ये आप समझोगे ना इस समाज को, तो आपको भी ताज्जुब लगेगा कि सर, आज जो समाज की डेवलपमेंट है वो कुछ भी नहीं है। ये लोग बहुत अच्छा विचार करते थे। मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा आपको कि किस प्रकार के विद्वान लोगों ने इस समाज को संभाल कर रखा, बना के रखा। तो यहां पर ये भी काम में जुड़ा है, व्यस्त है, ये भी काम में व्यस्त है, जुड़ा है, ये भी काम में व्यस्त है। और ऐसे अगर सारा समाज काम में ही व्यस्त रहेगा, तो समाज को डायरेक्शन कौन देगा, रास्ता कौन दिखाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? ये भी तो जरूरी है ना, किसी ना किसी को बताना पड़ेगा ना कि समाज के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और वही काम करने के लिए एक सेपरेट क्लास का जन्म हुआ, वर्ण का जन्म हुआ, वो है ब्राह्मण। समाज को दिशा देने का काम ब्राह्मण करेगा, समाज का प्रोटेक्शन का काम क्षत्रिय करेगा, और समाज में व्यापार व्यवसाय पैसे का काम वैश्य करेगा, और सर्विस देने का काम शूद्र करेगा। ठीक है, ये चार वर्ग। अब ये कृषि का जो नए से निर्माण हुआ है, इस वजह से ये नेसेसिटी बन गई है सर। ये नेसेसिटी है, ये किसी का किया धरा नहीं है, ये जरूरत है उस समय की। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये चार वर्णों का निर्माण इस पीरियड में आपको देखने को मिलता है। आगे क्या हुआ? तो लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी में आपको चार पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं कि हमें समाज में क्या करना है, हमें जीवन जीते समय जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा सफर क्या होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ये सारी चीजें आपको ये चार समाज की कुछ व्यवस्था होती है, जीवन की कुछ व्यवस्था होती है, जीवन के कुछ आपके निर्णय होने चाहिए कि सर क्या पीरियड में मैंने क्या काम करना चाहिए। और यही उन्होंने सिस्टमैटिक वे से समझाया है कि आपने किस समय क्या करना चाहिए। अब इस समय में आपने नॉलेज ही गेन करना चाहिए जिस एज में आप हो। अगर इस एज में आपने भगवान के भजन गाने शुरू कर दिए, भगवान नहीं मिलने वाला आपको। भगवान ने ये समय पढ़ाई के लिए दिया है, ये पढ़ाई आपने करनी चाहिए। पढ़ाई करने के बाद में आपने पैसा कमाना चाहिए मेहनत करके, ये है अर्थ का मतलब। पैसा कमाने के बाद में आपने एंजॉयमेंट भी करनी चाहिए, उसके भी लिए रोक नहीं है, आप भी एंजॉयमेंट में करो, लेकिन ये दोनों स्टेप में इन्वॉल्व होने के बाद ये तीसरी स्टेप। और फिर आखिरी की स्टेज में जब सर शरीर थक जाता है, काम नहीं कर सकते, वो सही समय है भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। यही सिंपल शब्दों में समझाया गया है। यह है चार पुरुषार्थ जो कि लेटर वैदिक पीरियड में इसका जन्म हुआ। उसके बाद चार आश्रम, यानी कि आश्रम धर्म। उपनिषद नाम की एक कंसेप्ट आती है, मैं उसको समझाऊंगा। एक जबलो उपनिषद नाम का उपनिषद है, इसमें एक कंसेप्ट समझाया गया। चार आश्रम यहां पर बताए गए हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम, और चौथा आश्रम जो है वह है संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब पढ़ाई वाला फेज, गृहस्थाश्रम मतलब शादी एंजॉयमेंट वो वाला फेज, तीसरा फेज मतलब कि सर अब आप काम से रिटायरमेंट ले सकते हो, आप वानप्रस्थाश्रम करो, मतलब कि सर भगवान की पूजा अर्चना करने में आपने समय बिताना चाहिए। और अगर मान के चलते कि उसमें भी अगर आपका मन भर गया तो अंतिमतः आप जंगल में निकल जाओ, फिर वहां भी आपको जंगल में जाने के बाद रिटर्न नहीं आना है। ये इस संन्यास आश्रम कंसेप्ट का मतलब है। कहने का मतलब इस समाज में जो परिवर्तन हो रहा था, इस परिवर्तन से लोग भटकने के चांसेस थे, और ऐसे भटके हुए समाज में परिवर्तन कभी नहीं आता, डेवलपमेंट्स कभी नहीं होती, अच्छी डेवलपमेंट्स। तो ये जो कृषि के कारण, आयरन के कारण जो क्रांति हो रही थी, जिस वजह से लोगों को एक दिशा दिखाना आवश्यक था, वो दिशा भी इन लोगों ने इस पीरियड में सेट करके रखी है कि क्या किस पीरियड में क्या काम करने चाहिए। ठीक है, आजकल कई बच्चे देखता हूं
कि बचपन में ही भगवान के नाम पे लग जाते, कोई मतलब नहीं। जिस पीरियड में आपको काम करने की ऊर्जा होती है उस पीरियड में आपने काम करना ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की ये पैरामीटर्स इस समाज ने हम सबको दिए हैं, ठीक है। अब सर लेटर वैदिक पीरियड का रिलीजन क्या है? हमने पहले देखा कि नेचुरलिस्टिक गॉड थे, इंद्र, वरुण, मरुत या फिर अग्नि, इस प्रकार के भगवान। अब सर वो सनातन रिलीजन था। अब इस रिलीजन को मैं ब्राह्मणिकल रिलीजन कहूंगा। अब इस रिलीजन में जो है, ये जो रिलीजन है ये मोक्ष के कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो 4 पुरुषार्थ मैंने आपको बताए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें सबसे आखिरी वाला कंसेप्ट था मोक्ष। और सब लोग जो है इस मोक्ष को पाना चाहते, उसके पीछे दीवाने हो गए। अब सर इन सब लोगों को मोक्ष पाने की इच्छा तो इनके मन में जागृत हो गई है, लेकिन मोक्ष को पाने के लिए उन्होंने सब चीजें भी बता दी है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि सर जिंदगी का अंतिम उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष पाना है। और ये सही भी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसके पीछे ये लोग झगड़ रहे कि कैसे मैं मोक्ष पाऊं। लेकिन इस पीरियड में गलतियां इस समाज के हाथों से हुई है। मोक्ष पाने के लिए आपका वर्तन सही होना चाहिए, आपकी भाषा, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, आपके काम अच्छे होने चाहिए। दान धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता, ठीक है। यज्ञ करने से मोक्ष नहीं मिलता, या फिर किसी की बलि चढ़ाने से, हत्या करने से मोक्ष नहीं मिलता, हिंसा करने से मोक्ष नहीं मिलता। जो चीजें नहीं करनी चाहिए यही इस समाज ने इस पीरियड में की। इस पीरियड के कुछ जो लोग थे उन्होंने इस समाज को भटकाने की कोशिश की, अगर यज्ञ करोगे तो ही आपको मोक्ष मिलेगा, आप अगर पशुओं की हत्या करोगे, बलि दोगे तो ही आपको यज्ञ मिलेगा, जो कि गलत है। यज्ञ करने में बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता था, और प्राणियों की हत्या तो सर कभी भी गैर नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो सर ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो समाज है यहाँ पर अभी भटक रहा है। इस समाज की धारणा क्या हो गई थी कि मोक्ष जो है जीवन के उपरांत मुझे मिलेगा, मतलब कि एक बिलीफ ऑन लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के उपरांत भी एक जीवन होता है, इसके ऊपर उनका विश्वास बैठ गया। और इसीलिए ये जीवन का उद्देश्य जो है इन्होंने मोक्ष मान लिया। लेकिन मोक्ष जीवन के मरने के उपरांत मिलता है क्या? इसका अगर आप सवाल पूछोगे तो किसने देखा है? कोई बता सकता है कि मरने के उपरांत क्या हुआ है? नहीं। तो मोक्ष अगर कोई कंसेप्ट है तो वो जीते जी है, ठीक है। उसके लिए अगर आप प्रयास कर सकते हो कि मेरी जिंदगी खुशियों से कैसे भर सकती है, मैं किस प्रकार से एक अच्छा आदमी बन सकता हूं, और इस भारत के डेवलपमेंट में मैं किस प्रकार से योगदान दे सकता हूं, यही तो मोक्ष है। जिंदगी में आपने हंसना सीख लिया, आपने मुसीबतों का सामना करना सीख लिया, मतलब आप मोक्ष को एंजॉय कर रहे हो, यही मोक्ष है दोस्तों, ठीक है। बाकी चीजें आगे में मैं बुद्धिज्म, जैनिज्म जब पढ़ाऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा ही, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है इस पीरियड में लाइफ आफ्टर डेथ पर विश्वास करते रहे, ठीक है। और साथ ही साथ यज्ञों में कई सारी बलि इन्होंने देना शुरू कर दिया। अब सर यज्ञ करने के पीछे इनका ऑब्जेक्टिव फिर से वही है, क्या? तो सर एक अच्छा बच्चा जो कि शूरवीर हो और मेरे जमीन का रक्षण वो कर सके, ठीक है। इनके पास में पैसा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये बहुत सेटिस्फाइड है, बिल्कुल अभी तो कमाना सीख लिया इन्होंने, तो और इनको पैसे की चाहत अभी भी मिटी नहीं है इनकी, तो पैसे की लालसा अभी भी इनके दिमाग में है ही। तो सर इस प्रकार के समाज का रिलीजन था। तो चारों एस्पेक्ट अर्ली वैदिक पीरियड के, चारों एस्पेक्ट लेटर वैदिक पीरियड के आज तक हमने समझ लिए। बट इस पीरियड की जानकारी जिन वेदों से हमें मिलती है वो वेद अभी तक हमने समझे नहीं, और यही से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो दोस्तों वो चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर कल के दिन मैं डिस्कस आपके साथ में करूँगा। तब तक के लिए मैं यहीं पर रुकता हूँ और मिलता हूँ कल। थैंक यू।